नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित पेडागोजी और पर्यावरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणित पेडागोजी के क्वेश्चंस की और पर्यावरण के क्वेश्चंस की। दोनों के क्वेश्चन होंगे दो मिलाकर दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम एमपीटेट वर्ग 3 के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे और कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का गणित पेडागोजी का पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है गणित पेडागोजी का कि व्यवहारिक गणित का भाग है। आपको बताना है दोस्तों कि व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, ए व बी दोनों या समीकरणों को हल करना। तो दोस्तों जो व्यवहारिक गणित का जो भाग होता है वो होता है हमारा संख्याओं का हिसाब लगाना, हमारे व्यवहारिक गणित का एक भाग है। और जोड़ व बाकी करना भी हमारे व्यवहारिक गणित के भाग के अंतर्गत आता है। ये दोनों ही हमारे व्यवहारिक गणित के भाग हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों गणित पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दौड़ के मैदान से अभिप्राय है शिक्षाक्रम, पाठ्यक्रम, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दौड़ के मैदान से हमारा अभिप्राय होता है उस स्थान से जहां बच्चों के सृजनात्मक एवं शारीरिक विकास को एक नई दिशा दी जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ना शिक्षाक्रम आएगा, ना पाठ्यक्रम आएगा, ना ही सी आएगा, ए और बी। क्योंकि दोस्तों दौड़ के मैदान से हमारा तात्पर्य होता है जहां बच्चों के सृजनात्मक एवं शारीरिक विकास को एक नई दिशा दी जाती है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। अंकगणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्यों में, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो अंकगणित होती है उसके शिक्षण का महत्व घरेलू कार्यों के उपयोग में भी होता है, मजदूरी व व्यवसाय हेतु भी होता है और व्यवहारिक उपयोग हेतु भी होता है। ये तीनों ही कारणों में हमारा अंकगणित शिक्षण का महत्व है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। मूल्यांकन, अधिगम, उद्देश्य या अनुदेशवाद। तो दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया का जो आखिरी चरण होता है वो कौन सा होता है? मूल्यांकन होता है। क्या होता है? मूल्यांकन होता है। क्योंकि दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जो अधिगम को सुगम बनाती है। और इस प्रक्रिया के मुख्य 3 बिंदु होते हैं। एक उद्देश्य होता है, एक अधिगम अनुभव होता है एवं एक मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो इसका जो आखिरी चरण होता है वो क्या माना गया है? मूल्यांकन माना गया है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गणित को कहा जाता है। आपको बताना है कि गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या मस्तिष्क का विकास। तो दोस्तों जो गणित को कहा जाता है, जो संज्ञा दी गई है वो कहा जाता है मस्तिष्क का विकास। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का विकास कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणित को मस्तिष्क का विकास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी है ये, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों गणित के जो नियम व निष्कर्ष होते हैं वो गणित के नियम, सिद्धांत एवं निष्कर्ष सदैव वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक ही होते हैं। यही कारण है कि इनकी सत्यता की जांच कहीं भी और कभी भी आसानी से की जा सकती है। तो ये कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम है। आपको बताना है दोस्तों जो राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करती है उस संस्था का नाम। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, काजरी जोधपुर, डाइट या NCERT दिल्ली। तो दोस्तों जो पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से शिक्षा तथा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो गणित का पाठ्यक्रम है वो NCERT दिल्ली द्वारा निर्मित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? NCERT दिल्ली के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का। श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है टीवी, ग्रामोफोन, श्यामपट या खिलौना। तो दोस्तों आपको बताना है कि श्रव्य सामग्री में कौन सम्मिलित है। तो वो है दोस्तों ग्रामोफोन। ग्रामोफोन जो है वो केवल
श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है। टीवी जो है वो श्रव्य एवं दृश्य दोनों सामग्री में सम्मिलित हो जाता है, और जो श्यामपट और वो खिलौना है ये केवल दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जो ग्रामोफोन है वो श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है। आपको बताना है कि मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया कौन सी है। चिन्हित करना, निर्णय लेना, भूल खोजना या ये सभी। तो दोस्तों मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभव के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त कार्य सूचक क्रियाओं जैसे चिन्हित करना, निर्णय लेना, भूल खोजना आदि की उपादेयता की जांच की जाती है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक। तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो सर्वाधिक महत्व जिस रूप में माना गया है वो है व्यवहारिक रूप में। किस रूप में, व्यवहारिक रूप में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। आपको बताना है कि पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व क्या है। बौद्धिक मूल्य, नैतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व या ये सभी। तो दोस्तों जो पाठ्यक्रम में गणित विषय का जो महत्व होता है वो बौद्धिक मूल्य हेतु भी होता है, नैतिक महत्व हेतु भी होता है और सांस्कृतिक महत्व हेतु भी होता है। तो तीनों ही इसमें सम्मिलित होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का। जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। समस्या समाधान, निगमन विधि, आगमन विधि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह विधि जिसमें उदाहरण देकर तर्क करते हुए विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ा जाता है उसे आगमन विधि कहते हैं। इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वयं नियम अथवा सिद्धांतों की खोज करने का मौका मिलता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आगमन विधि। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि या ये सभी। तो दोस्तों जो गणित शिक्षण की जो मुख्य विधि है वो कौन सी है, आगमन निगमन विधि। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगमन निगमन विधि गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से तर्क प्रधान विधि है। आपको बताना है कि निम्न में से तर्क प्रधान विधि कौन सी है। खोज विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि या विश्लेषण विधि। तो दोस्तों जो तर्क प्रधान विधि के अंतर्गत आती है वो है आपकी विश्लेषण विधि। याद रखिएगा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्लेषण विधि जो है वो तर्क प्रधान विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो किंतु कोई कोण समकोण न हो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। वर्ग, समचतुर्भुज, आयत या समांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समान हो परंतु कोई भी कोण समकोण ना हो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों आपका क्या, समांतर चतुर्भुज। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। और इसके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। और समचतुर्भुज दोस्तों जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धगोला है एक समतल आकृति, वक्र आकृति, ठोस आकृति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अर्धगोला होता है वो एक प्रकार की ठोस अथवा खोखली आकृति होती है। याद रखिएगा ठोस अथवा एक खोखली आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी ठोस आकृति के ढांचे के रेखाखंड अथवा पृष्ठ कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी ठोस आकृति के ढांचे के रेखाखंड अथवा पृष्ठ क्या कहलाते हैं। शीर्ष, फलक, कोने या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर कोई भी ठोस आकृति है तो उसके ढांचे के जो रेखाखंड है वो क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा फलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फलक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आज का। निम्न बीजगणित शिक्षण की विधि है। बीजगणित शिक्षण की विधि है समीकरण विधि, खेलकूद विधि, प्रदर्शन विधि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बीजगणित शिक्षण की एक विधि है वो कौन सी है,
वो है दोस्तों समीकरण विधि। कौन सी विधि है? समीकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन है ड्यूट का, बेकन का, स्किनर का या कॉमेट का? तो दोस्तों गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन जिसके द्वारा दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेकन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या मस्तिष्क का व्यायाम? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो गणित को क्या कहा जाता है? इससे पहले भी हमने क्वेश्चन को देखा था, क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि छात्र को विभिन्न रेखागणितीय आकृतियां देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां अलग से करवाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है? अनुप्रयोगात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानात्मक या ये सभी? तो दोस्तों छात्रों को अगर विभिन्न रेखागणितीय आकृतियां देकर उनमें त्रिभुजाकार आकृतियां अलग से अगर करवाई गई हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका होता है अवबोधात्मक उद्देश्य होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही। ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक? तो दोस्तों मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का जो सर्वाधिक प्रयोग होता है वह कौन सी है? मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक? तो वह है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक। कौन सी है? आर्थिक गतिविधियों में गणित का जो सर्वाधिक प्रयोग होता है मनुष्य के जीवन में। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, इकाई योजना के निर्माता हैं। आपको बताना है कि इकाई योजना के निर्माता कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलपैट्रिक, मॉरिसन, बेलार्ड या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो इकाई योजना के जो निर्माता माने जाते हैं वो हैं आपके मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? आपको बताना है कि अबेकस का जो प्रयोग है वो छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? गिनती सिखाने में, बोलना सिखाने में, लिखना सिखाने में या हस्तलेख सिखाने में? तो दोस्तों जो अबेकस का जो प्रयोग किया जाता है छोटी कक्षाओं में वो किस शिक्षण में प्रभावी होता है सबसे अधिक? वो होता है गिनती सिखाने में। याद रखिएगा, अबेकस का जो प्रयोग है वो छोटी कक्षाओं में गिनती सिखाने में बहुत ही प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आज का, कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। उक्त कथन है, यह किसका कथन है? स्टीवेंसन का, पार्कर का, बेलार्ड का या मैकडूगल का? तो दोस्तों जो उपरोक्त कथन जिसके द्वारा दिया गया है वो है आपके बेलार्ड। किसके द्वारा दिया गया है ये कथन? बेलार्ड के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगमन विधि का प्रमुख दोष है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, ज्ञान अस्थायी व अल्पकालीन होता है, विषय निरस्त हो जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों आगमन विधि का जो प्रमुख दोष होता है कि उसमें जो ज्ञानार्जन होता है वो बहुत ही धीमी गति से होता है। क्या होता है? ज्ञानार्जन जो होता है बहुत ही धीमी गति से होता है। यह आगमन विधि का एक प्रमुख दोष माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि NCERT ने गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से, सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविध रूपों से, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों NCERT ने गणित शिक्षक के गुण की जो अपेक्षा की है वो की है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से भी की है, सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से भी की है और अभिव्यक्ति एवं सुस्पष्टता एवं विविध रूपों से भी की है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, रेखा गणित शिक्षण के निम्न में से श्रेष्ठ विधि है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर गणित पेडागोजी के पोर्शन में। सूत्र आधारित विधि, खेलकूद विधि,
अभ्यास विधि या प्रदर्शन विधि। आपको बताना है दोस्तों कि रेखा गणित शिक्षण की जो निम्न में से श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर डी, प्रदर्शन विधि। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदर्शन विधि जो होती है वो रेखा गणित शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है आज का गणित पेडागोजी का, कि जिस विधि में पहले उदाहरण तथा बाद में नियम बताए जाएं वह कौन सी है। समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिस विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं और बाद में नियम बताए जाते हैं वो कौन सी विधि है आपकी? आगमन विधि है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, आगमन विधि के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, ये हो गए आपके गणित पेडागोजी के क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलेंगे क्वेश्चन। अब देखते हैं पर्यावरण के क्वेश्चन। ये भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम के सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं इनमें से बहुत क्वेश्चन, और पूरी संभावना बनती है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, पर्यावरण का पहला क्वेश्चन है आज, इन निम्न में से यह कथन किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ईजी परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यह किसका कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्लेटो का, अरस्तु का, सुकरात का या चाणक्य का। तो दोस्तों, यह कथन जिसके द्वारा दिया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह दिया गया है आपका अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? अरस्तु के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, कि सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा किसे दी जाती है। परिवार को, विद्यालय को, गांव को या शहर को। तो दोस्तों, सामाजिक जीवन की जो प्रथम पाठशाला की संज्ञा जिसे दी गई है या जिसे दी जाती है वो दी जाती है परिवार को। याद रखिएगा, किसे दी जाती है? परिवार को दी जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ है। आपको बताना है कि जो आपसी संबंध जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, एक दूसरे के साथ रहना या एक दूसरे के साथ चलना। तो दोस्तों, आपसी संबंध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे का साथ देना। प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे का साथ देना। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है आपसी मतभेदों को दूर करके, एक दूसरे से अलग होकर, साथ रहते हुए कोई बातचीत न करके या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर समझ में आ गया होगा कि पारिवारिक जो संबंध है उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है। आपसी मतभेदों को दूर करके या मिटाकर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 आज का। निम्न में से एकल परिवार का एक गुण है। आपको बताना है दोस्तों कि जो एकल परिवार होते हैं ABCD में से उनमें से कौन सा एक उनका गुण होता है। श्रम विभाजन की सुविधा, सामाजिक सुविधा, व्यक्तित्व के विकास का अवसर या सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। तो दोस्तों, जो निम्न में से जो एकल परिवार का जो एक गुण है वो है आपका व्यक्तित्व के विकास का अवसर। एकल परिवार में व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला तथा खनिज जैल किस प्रकार के संसाधन। आपको बताना है कोयला तथा खनिज जो है वो किस प्रकार के संसाधन हैं। अनव्य, नव्य, अनव्य तथा नव्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो कोयला तथा खनिज हैं वो किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं दोस्तों अनव्य। याद रखिएगा, अनव्य संसाधन के प्रकार हैं कोयला तथा खनिज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से स्थापित है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा था ये क्वेश्चन आपको बताना है। रॉड्स ने, मेंडल ने, डेनिस मिडोज ने या लैमार्क ने। दोस्तों, यह कथन जिसके द्वारा दिया गया है वो है आपके डेनिस मिडोज। याद रखिएगा, कौन है? डेनिस मिडोज के द्वारा यह कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसका नाम है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट एमपी क्वेश्चन, कि भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं उसका नाम क्या है। समोच्च रेखीय कृषि, आच्छादन रोपण, पट्टीदार खेती या सोपान कृषि। तो दोस्तों, भूमि संरक्षण की वह विधि जिसमें पहाड़ी ढलानों को काटकर जो सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसका नाम क्या है? समोच्च रेखीय कृषि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा ये
क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मद्रास, केरल या वल्लभगढ़? भारत के जो दोस्तों एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? वो है आपका वल्लभगढ़ में। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। वल्लभगढ़ आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 40 है आज का कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। बबूल, बरगद, शीशम या खेजरी? तो दोस्तों जो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष के उदाहरण के अंतर्गत जो आएगा वो है आपका खेजरी का वृक्ष। कौन सा? खेजरी का वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना दोस्तों कि वो कौन सा युग्म है जो सही है। नोकरेक वन्यजीव विहार असम, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, मानस राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पांडिचेरी? तो दोस्तों ABCD में से जो सही सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। बाकी दोस्तों आपका जो नोकरेक वन्यजीव विहार है ये मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है, और जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम में स्थित है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। यही युग्म सही सुमेलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है दोस्तों कि ABCD में से वो कौन सा युग्म है। दिवस और दिन तारीख के बारे में वो गलत है। विश्व ओजोन दिवस 10 दिसंबर, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून या विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो गलत युग्म है वो है आपका विश्व ओजोन दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। सभी को पता है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर का। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है दोस्तों आपको। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, और जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस सभी को मालूम है 5 जून को मनाया जाता है, और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपचायक है, उपचायक या आक्सीकारक है, जल को शुद्ध करता है, अशुद्धियों को घोल देता है? तो दोस्तों पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक उपचायक या आक्सीकारक होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, उपचायक या आक्सीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? रेडियो तरंगों से, जीवाश्म से, परमाणु हथियार से या ओजोन के क्षय से? तो दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है वो किससे संबंधित है? वो है आपका ओजोन के क्षय से। किससे संबंधित है? ओजोन के क्षय से संबंधित है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 45, समुदाय के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना दोस्तों कि एक समुदाय के अंतर्गत कौन आते हैं? एक विशेष आवास में रहने वाले जीवधारी, एक ही जाति के सदस्यों का समूह, केवल स्वपोषी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो समुदाय के अंतर्गत जो आते हैं वो हैं आपके एक विशेष आवास में रहने वाले सभी जीवधारी आ जाते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा कि एक समुदाय के अंतर्गत एक विशेष आवास में रहने वाले सभी जीवधारी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण होता है अभिगमन के द्वारा, प्रतियोगिता के द्वारा, प्रतिक्रिया के द्वारा या जलवायु के द्वारा? तो दोस्तों नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर जो आक्रमण होता है वो केवल अभिगमन के द्वारा ही होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए किसके द्वारा होता है? अभिगमन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी सेकंड ने, रुडयार्ड किपलिंग ने, मार्टिन लूथर किंग ने या अल्बर्ट स्वीट्जर ने? तो दोस्तों सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश जिसके द्वारा दिया गया है वो है आपके अल्बर्ट स्वीट्जर ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट स्वीट्जर ने यह उपदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का आकलन किया जा सकता है जीवभार के पिरामिड से, संख्या के पिरामिड से, ऊर्जा के पिरामिड से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का जो आकलन किया जाता है वो किया जाता है ऊर्जा के पिरामिड से। किसके पिरामिड से? ऊर्जा के पिरामिड के उपयोग से जो है वो एक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का आकलन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है?
चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान या ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों जो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और जो ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों ही आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है आज का। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मुंबई में, अहमदाबाद में, गुवाहाटी में या फिर नागपुर में। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है आपका? ये आपका नागपुर में। याद रखिएगा कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है मुंबई, पटना, जयपुर या देहरादून। तो दोस्तों जो भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है वो है आपका कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है आज का। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। आपको बताना दोस्तों कि धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? अशोक, कदम, पीपल या फिर नीम। तो दोस्तों जो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए जो उपयुक्त वृक्ष माना जाता है वो है आपका नीम का वृक्ष। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नीम का वृक्ष जो है वो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए एक उपयुक्त वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है आज का। किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों। 14 दिसंबर, 21 नवंबर, 14 अक्टूबर या 14 सितंबर को। तो दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 दिसंबर को। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है दोस्तों। सबको पता होगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है आज का। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं, द्वितीयक उत्पादक होते हैं, घटक होते हैं या फिर तृतीयक उत्पादक होते हैं। तो दोस्तों एक खाद्य श्रृंखला में जो सर्वाधिक संख्या में होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उत्पादक। कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है वनों में जानवरों का अवलोकन करने के लिए, दुर्लभ वन्य जीव के वध्य स्थल में प्रजनन के लिए, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए या वन्य जीव जंतुओं को पहचानने के लिए। तो दोस्तों जो पगमार्क तकनीक का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है पगमार्क तकनीक का प्रयोग। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? उपभोग का, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, वैवाहिक अव्यवस्थाओं का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्न में से जो परिवार एक संघ है वो किसका है? दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक संघ है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है आज का। निम्न में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है? अनुशासन, सहयोग, सहिष्णुता या ये सभी। सभी को पता है दोस्तों कि सामाजिक जीवन का आधार के अंतर्गत अनुशासन भी आता है, सहयोग भी आएगा और सहिष्णुता भी आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चरित्र विकास या ये सभी। तो दोस्तों शारीरिक विकास के रूप में भी, मानसिक विकास के रूप में भी और चरित्र विकास के रूप में भी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।